हेलो, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो लाइट के ऊपर होने वाली है। तो फिजिक्स में जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, हम यहाँ पे क्लास 10th की बात नहीं करेंगे। हम लाइट को बहुत ही बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक हम थोड़ा सा यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। लाइट को बहुत ही डीपली हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस क्लास में हम। ठीक है, तो समझते हैं लाइट क्या है। तो लाइट, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं। देखो, लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स लाइट के स्टडी को कहते हैं, मतलब एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन विथ मैटर। मतलब ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम डील करते हैं। डील क्या करते हैं भाई? स्टडी ऑफ लाइट, मतलब हम लाइट की स्टडी करते हैं, उनकी बिहेवियर को, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइट का बिहेवियर क्या होता है, और इंटरेक्शन मतलब मैटर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है लाइट का। जैसे एग्जांपल के लिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होता है लाइट का। ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटरेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के बिहेवियर का, लाइट के इंटरेक्शन विथ मैटर का, और लाइट की प्रॉपर्टी का। तो लाइट का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? लाइट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज विजिबल, electromagnetic radiation that is visible to human eyes. It travel in the form of wave and also exhibit particle like behavior like photon. ओके, तो हम समझते हैं इसको। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो, लाइट जो है ये हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने में। मतलब हम आसपास की चीजें जो देखते हैं वहां पे विदाउट लाइट यू कैन नॉट सीन एनीथिंग्स विदाउट लाइट। मतलब लाइट को नहीं देख सकते, लाइट की मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उस पर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे पड़ती है, तो आपको वो चीजें दिखती है। मतलब आंखों पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और आपको वो चीजें दिखाई देती हैं। तो लाइट क्या है? आपको क्लियर हुआ होगा लाइट क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई फॉर्म होते हैं, उसमें से लाइट एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आइज। इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड आल्सो एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर। देखो, आपको पता है कि लाइट के डबल नेचर होते हैं। ठीक है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉगली ने बताया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट इज स्पेक्ट्रम। क्या होता है लाइट का, इसको समझते हैं। लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइट के कई स्पेक्ट्रम होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यू कैन से दैट लाइट के बहुत कई यहाँ पे स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो जो हम जिस लाइट को हम देख सकते हैं या जिस लाइट की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो क्या है? वो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट है, मेक थिंग्स एबल टू बी सीन। विजिबल लाइट की मदद से, मतलब हम जो भी इस क्लास में जो भी फिनोमेना पढ़ने वाले हैं लगभग वो विजिबल लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और विजिबल लाइट क्या होती है? जो ऐसी लाइट का ऐसा या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अल्ट्रावायलेट क्या होता है? देखो, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं लाइट की, वो एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है, आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है, आपको पता है कि जो सन से स्पेक्ट्रम्स आ रहा है, सन से जो रेडिएशंस आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, उसमें अल्ट्रावायलेट
वेव भी होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है, जिसको जो ओजोन का लेयर है, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है, वो ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, ज्यादातर रेज को मतलब अर्थ पर आने नहीं देती, ठीक है। एक्सरेज यूज टू व्यू इनसाइड द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सरेज क्या होता है, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं इन मेडिकल फील्ड। आपको पता है कि ये क्या करती है, इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। जैसे किसी के बोन में फ्रैक्चर्ड है तो बोन में कितना फ्रैक्चर्ड है या किस जगह पे फ्रैक्चर है, तो उसको हम अगर चेक करना चाहते हैं, उसको पता करना चाहते हैं या डायग्नोसिस करना चाहते हैं उसका, तो यहाँ पे हम एक्स रेज का यूज करते हैं। गामा रेज भी होता है, गामा रेज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर द किलिंग कैंसर सेल्स। गामा रेज जो कैंसर की कीमोथेरेपी की जाती है वहाँ पे गामा रेज का भी यूज करते हैं, जो कि कैंसर के सेल को किल करने में हेल्प करता है। इंफ्रारेड, इट ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स एंड रेडिएटर। अगला है माइक्रोवेव, इट इज यूज इन कुकिंग, राडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल। नेक्स्ट है रेडियो वेव, यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। आपको पता है कि रेडियो और टेलीविजन में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो आप देखते हो या सुनते हो रेडियो में, वो किसकी वजह से होता है, रेडियो वेव की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, क्या होती है, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रिफर्स टू द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ that light can have, it include both visible and invisible light। मतलब विजिबल जो स्पेक्ट्रम था, हमने बताया था अभी विजिबल लाइट होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके एक्सेप्ट हम किसी भी स्पेक्ट्रम को हम देख नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम, क्या होता है, द विजिबल स्पेक्ट्रम इज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट द ह्यूमन आई कैन सी। ऐसा स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम के जो पार्ट हैं उसमें से ऐसा पार्ट जो ह्यूमन आइज मतलब जिस रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम को ह्यूमन आइज क्या कर सकता है, देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। इट रेंज फ्रॉम अबाउट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के जो रेंज का स्पेक्ट्रम होगा वो होता है विजुअल स्पेक्ट्रम, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। नेक्स्ट है कलर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ रेंज। तो आपको पता है कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम वो उसमें 7 कलर होते हैं विवग्योर, ठीक है, कौन कौन से, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो वायलेट कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। मतलब जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसमें जो 7 कलर्स हैं, जो व्हाइट लाइट होती है उसके 7 कलर होते हैं, और 7 कलर में जो सबसे कम वेवलेंथ का कलर है, मतलब वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है और जो वेवलेंथ होता है ये कम होता है। वेवलेंथ इसका अप्रॉक्स 400 टू 450 नैनोमीटर होता है। ब्लू का होता है 450 टू 495 नैनोमीटर, ग्रीन 495 टू 570 नैनोमीटर, येलो 570 टू 590 नैनोमीटर, ऑरेंज का 590 टू 620 नैनोमीटर, और रेड का सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है इन विजुअल स्पेक्ट्रम में 620 टू 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोमेना ऑफ लाइट क्या होती है। मतलब बहुत सारे कई लाइट के फिनोमेना होते हैं। जब लाइट किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है, लाइट जब किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके कई प्रॉपर्टीज, कई फिनोमेना यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट फिनोमेना की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। क्लास 10th के हम जो चैप्टर फर्स्ट है वहां पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
सभी फिनोमेना को हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। अभी ब्रीफली हम पढ़ेंगे एक एक फिनोमेना को, बहुत ही ब्रीफली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर हम एक एक को, जैसे रिफ्लेक्शन को इन डिटेल, रिफ्रैक्शन को भी इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एवरी phenomena of light you study here in detail, but आज के लिए ब्रीफली हम यहाँ पे एक एक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ए स्मूथ सरफेस लाइक ए मिरर। देखो, व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो होता क्या है? वो बाउंस बैक हो जाता है इन सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पे क्या होता है? वो बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, मतलब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, लाइट किसी भी एक सरफेस पे जब पड़ता है तो वहां पे दो चीजें होने की पॉसिबिलिटी होती है, दो चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है सरफेस का नेचर क्या है। जैसे सरफेस बिल्कुल स्मूथ है लाइक ए प्लेन मिरर, तो वहां पे मैक्सिमम लाइट जब उस पर इंसिडेंट होगी तो मैक्सिमम लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। बट लाइट अगर किसी एक रफ सरफेस पे पड़ता है तो वहां पे दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। वो डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा और कितना रिफ्लेक्शन होगा, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर आप एक रूम में हो और रूम बिल्कुल पॉलिश्ड, बिल्कुल पेंट है, पॉलिश रूम है, वेल पॉलिश रूम है, और एक वाइट कलर से पेंटेड है। आप एक 9 वॉट का एक बल्ब ले लो, एलईडी ले लो, और आप देखोगे कि वो रूम में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी। मतलब 9 वॉट के बल्ब से ही वो छोटा सा जो रूम है वो बिल्कुल जो पॉलिश्ड है, अभी किस कलर से? वाइट कलर से या किसी एक ब्राइट कलर से पॉलिश से, तो क्या होगा? लाइट बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वो रूम रहेगा। लेकिन अगर कोई एक रूम है जो कि केवल प्लास्टर्ड रूम है, आप जब उसमें भी 9 वाट का बल्ब जलाते हो तो उसमें इतना लाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब एक वाइट, मतलब एक स्मूथ सरफेस है जो कि पेंटेड सरफेस है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके क्या करती है? पूरे रूम को ब्राइट कर देती है। लेकिन अगर एक रूम है जो कि कैसा रूम है? जो कि बिल्कुल प्लास्टर्ड रूम है। ठीक है, प्लास्टर्ड रूम है, और प्लास्टर्ड रूम में क्या होता है? वो रफ सरफेस होता है, उसका सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। जब रफ सरफेस पे लाइट पड़ती है, लाइट रेस पड़ती है, तो मैक्सिमम लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है इन द सरफेस। अब ये कैसे हम समझते हैं एब्जॉर्ब क्यों होती है, लाइट एब्जॉर्ब कैसे हो जाती है, इसको समझो। देखिए, आप ये समझिए थोड़ा सा कि जैसे एक सरफेस है, आप अगर एक माइक्रोस्कोप से देखते हो तो एक सरफेस जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो एक प्लास्टर्ड सरफेस है, उसमें कई रिजेस दिखेंगी आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखते हो। तो होता क्या है कि जब लाइट वेव इस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके कई बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और इसी में ही इवॉल्व होके रह जाती है। ठीक है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है एक रिज के अंदर, जो कि एक यहाँ पे रिज बना हुआ है, आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे किसी भी इस रफ सरफेस को, तो क्या होता है? लाइट उसी में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो जो अमाउंट है, मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है, उतनी इंटेंसिटी नहीं रह जाती आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि अगर एक स्मूथ सरफेस होगा तो इतना मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा इनसाइड द रिजेस। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium।
जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो होता क्या है कि लाइट का जो पाथ है, जो लाइट का लाइट अपने पाथ से क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। बिकॉज इन डिफरेंट मीडियम पे लाइट की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो लाइट की वेलोसिटी मान लो एक रेयर मीडियम है उसमें ज़्यादा है, एक डेंसर मीडियम आ गया उसमें लाइट की वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो लाइट की वेलोसिटी कम होने से उसके पाथ, अगर उसका जो पाथ है वहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है, और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट पास from one transparent medium to another transparent medium, then it bend to its path. This phenomena of light is called refraction of light. समझ में आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन के लिए आपको पता है कि दो मीडियम होना जरूरी है, दो अलग अलग मीडियम होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं एयर और ग्लास। एयर एक मीडियम है और एक ग्लास मीडियम है। क्या ये बातें सही है पूरी तरह से? मतलब दो मीडियम जरूरी है क्या? एकदम दो अलग अलग मीडियम जरूरी है क्या रिफ्रैक्शन के लिए? नो। यू कैन से दैट अगर एक लेट्स से एटमॉस्फियर हमारा है, एटमॉस्फियर जो एटमॉस्फियर है उसमें एक सिंगल मीडियम है, एयर का मीडियम है, एयर का मीडियम है, और आपको पता है कि एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जैसा टर्म होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं? मतलब एटमॉस्फियर में, जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको पता है कि जब स्टार से जो लाइट आती है, स्टार से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फियर में रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है, इसीलिए स्टार की एक्चुअल पोजीशन आपको नहीं दिखाई देती, स्टार की अपेरेंट पोजीशन आपको दिखाई देती है, वो भी अपेरेंट पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फियर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। एटमॉस्फियर की जो डेंसिटी होती है वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लोइंग द एयर। ओके, तो होता क्या है कि जब लाइट बहुत ही, मतलब स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है वो थोड़ा सा करीब है आपके, तो स्टार ब्राइट दिखाई देगा, और दूर जब हो जाता है स्टार की अपेरेंट पोजीशन तो लाइट डिम हो जाती है। तो यही बार बार ये लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है, और अगेन एंड अगेन ये ब्राइट डिम होता रहता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार क्या कर रहा है? स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है। तो स्टार क्या करता है? आपने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर टू आर। तो स्टार कंटिन्यूसली ट्विंकल करता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है, पहली बात तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, स्टार या किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, आप कहते हैं मून की अपेरेंट पोजीशन मून का भी दिखता है, सन का भी अपेरेंट पोजीशन दिखता है, लेकिन सन और मून की लाइट इतनी ज़्यादा अर्थ पे आती है कि सन और मून ट्विंकल करता हुआ इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन स्टार बहुत ही दूर पे है, बहुत ही डिस्टेंस पे है, इसीलिए उसकी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट अर्थ तक पहुंच पाती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट करता है और ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो एटमॉस्फियरिक रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही मीडियम है, अभी हमने बोला कि दो मीडियम होना जरूरी है, यहाँ तो एटमॉस्फियर में एक ही मीडियम है, एयर। यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वेरी कर रहा है। देखो, रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम एक भी हो तब भी हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी वेरी करना चाहिए। तो एक डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर अगर लाइट इंटर करेगी तो क्या होगा? वो उनके पाथ में, मतलब उसके पाथ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एक मीडियम है कोई भी, मान लो एक वन मीडियम है एयर का और दूसरा मीडियम है ग्लास का। एयर टू ग्लास अगर लाइट इंटर कर रही है, और बिल्कुल जो मीडियम ऑफ इंटरफेस होता है, मतलब जहाँ पे दो मीडियम अलग अलग होते हैं, दो मीडियम जहाँ पे अलग अलग होते हैं, मीडियम ऑफ इंटरफेस पे लाइट रेज परपेंडिकुलरली, मतलब मीडियम ऑफ इंटरफेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पे ही है, नॉर्मल से जीरो एंगल बना रही है, तो मतलब जो वेंडिंग ऑफ लाइट है वो नहीं होगा,
ठीक है, बिल्कुल बेंड नहीं करेगी लाइट। बेंड तब करती है जब इन जो लाइट रेज है वो टिल्टेड है, इंक्लाइंड, ठीक है, सरफेस के। तो रिफ्लेक्शन को आप समझ गए होंगे काफी हद तक। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या होता है, देखो, ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म। जब लाइट किसी एक प्रिज्म से या प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर कोई है उससे होकर जब लाइट पास करती है तो वो अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में अलग अलग हो जाती है, मतलब यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर, स्प्लिट हो जाती है जब लाइट किसी भी एक प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर से होके पास करती है, मतलब ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से होके पास करती है, तो वो अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या हो जाती है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट को, आपको पता है कि जो विजुअल लाइट होती है उसके 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब 7 अलग अलग कलर से मिलके बने होते हैं, और हर कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। हर जितने भी कलर्स हैं लाइट के, उसके जो वेवलेंथ है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। और जब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, जब प्रिज्म से होके पास करती हैं ये लाइट, तो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उनका जो बेंडिंग होता है, वो जो बेंड करती हैं वो अलग अलग करती हैं, मतलब कि बेंडिंग जब होगा तो कोई कम बेंड करेगा, कोई ज़्यादा बेंड करेगा। जैसे जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड करेगा, जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कि एक मान लो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म से होके एक लाइट, वाइट लाइट यहाँ पे पास कर रही है, तो होगा क्या कि जो वायलेट लाइट है ये ज़्यादा बेंड कर जाएगी, और जो रेड लाइट है, ये रेड है और ये वायलेट है, ये कम बेंड करेगी। और भी जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन पे बेंड करेंगी, इसीलिए ये अलग स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में। कंपोनेंट कलर का मतलब होता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 अलग अलग कंपोनेंट ऑफ कलर से मिलकर बनी है, और ये अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में स्प्लिट हो जाती है जब व्हाइट लाइट किसी भी एक प्रिज्म से होके पास करती है। ऐसे जो मतलब लाइट के इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, इस फेनामेना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब इसका काज क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बाय ए डिफरेंट अमाउंट, और इसी के कारण आपको पता है कि रेनबो का कलर दिखता है। आपको रेनबो, बारिश के बाद आपको पता है कि जो बूंदें होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स होता है लाइट के, वाटर के, वो आसमान में तैरते रहते हैं, मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो ड्रॉपलेट जो हैं वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इन द कंपोनेंट ऑफ कलर। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जब एक पॉइंट साइज बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से, कोई एयर पार्टिकल या कोई एक डस्ट पार्टिकल है या एक कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, in colloidal solution you can say that, or any very small particle, very small particle, very thin particle, जब लाइट किसी एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से होके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा लाइट, तो होता क्या है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इंटरेक्शन ऑफ वाइट लाइट विथ स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट गैस मॉलिक्यूल। आपको पता है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नाम सुना होगा। टिंडल इफेक्ट भी क्या है, जब लाइट किसी एक कोलाइडल सोल्यूशन से होके पास करती है तो लाइट का पाथ यहाँ पे विजुअल होता है, ठीक है, लाइट का पाथ विजुअल होता है। एक्चुअली पाथ विजुअल नहीं होता। आपको पता है जब लाइट किसी कोलाइडल पार्टिकल पे पड़ता है, यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जो कि वाटर में या जो सोल्यूशंस हैं उसमें तैरते रहते हैं, और जब लाइट उससे पड़ती है, पार्टिकल पे पड़ती है, तो पार्टिकल्स साइन करना स्टार्ट करते हैं, और पार्टिकल जब साइन करते हैं इससे लगता है कि लाइट का जो पाथ है, क्योंकि पार्टिकल जो है एक पाथ में साइन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि जो लाइट का है पाथ है वो विजुअल होता है। आपको पता है लाइट का पाथ वैसे विजुअल नहीं होता,
जैसे एक रूम में लाइट तो है लेकिन लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब लाइट, जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्निंग में आप देखते हो जब किसी भी लाइट एक झरोके से होके पास करती है, स्मॉल होल से होके पास करती है, तो क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स मॉर्निंग में मतलब लाइट इंक्लाइंड लाइट पड़ती है, स्लैंट लाइट पड़ती है, और जब ये एक स्मॉल होल से होके पास करेगी तो लाइट का रास्ता आपको दिखता है। एक्चुअली लाइट का रास्ता नहीं होता, जो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल हैं वो साइन करते हुए दिखते हैं और आपको लगता है कि लाइट का रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। लाइट का पाथ नहीं दिखता, वो डस्ट पार्टिकल साइन करते हुए दिखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ब्लू स्काई। स्काई का जो कलर ब्लू होता है, या सनसेट या सनराइज के समय पे जो स्काई है, मतलब सन की तरफ, मतलब मॉर्निंग में हम कह सकते हैं ईस्ट साइड में और इवनिंग में वेस्ट साइड में जो स्काई का कलर है वो रेड होता है, या सन का भी कलर रेड होता है। इसका कारण ये है स्कैटरिंग होना। ठीक है, स्कैटरिंग होना। या आप कहते हो कि जो आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये बताओ, जब लाइट किसी भी एक एटमॉस्फेयर से होके पास, मतलब लाइट जो सन की लाइट है जब एटमॉस्फेयर से होके पास करेगी तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के जो अपर लेयर है वहां पे वायलेट लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। फिर आगे जाके वो जो ब्लू लाइट है, मतलब वायलेट के बाद क्या है, इंडिगो है। इंडिगो यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाती है, फिर आगे जाके ब्लू स्कैटर्ड हो जाती है। तो आपके आंखों के जो ऊपर है वो, मतलब लास्ट में जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड होती है, इसीलिए आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और जो स्पेक्ट्रम है और भी जो कलर है लाइट के वो स्कैटर्ड नहीं होते इन नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे या दिन में। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में क्योंकि सन की जो रेज है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, और जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं तो क्या होता है कि जो लास्ट, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है जिस लाइट की, रेड लाइट की, वो आखिरी में क्या होता है, लास्ट में स्कैटर्ड होती है। तो आपको लगता है कि जो स्काई का कलर है या सन का कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आया। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव दैट रिजल्ट इन एरियाज ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। मतलब हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे दो लाइट वेव है, जैसे लेट्स से यहाँ पे एक लाइट वेव ये है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको, लेट्स से एक मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, एक लाइट वेव ये है। ठीक है, और दूसरी लाइट वेव यहाँ पे एक और लेता हूं मैं ब्लू कलर से, या यहाँ पे इस कलर से लेता हूँ। ठीक है, एक दूसरी लाइट वेव है ये। ठीक है, दो लाइट वेव अलग अलग है, और जब ये आगे जाती हैं या मल्टीपल लाइट वेव्स हैं, जब ये मूव करती हैं तो क्या होता है कि ये वेव आपस में कोहेरेंट होके आगे जाके चलने लगती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब होता है दोनों एक ही हो जाती हैं, एक के ऊपर एक एक साथ हो जाती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब यहाँ पे ये होता है। और ये जो लाइट वेव है ये बाद में आके एक साथ मूव करना स्टार्ट करती हैं, एक साथ मूव करना स्टार्ट करती हैं, और बाद में क्या होता है, जो यहाँ पे दो या दो से अधिक वेव दिख रहे हैं वहाँ पे एक सिंगल वेव दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे लाइट को, मतलब ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ब्राइट फ्रिंज होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि डार्क फ्रिंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जब दो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, या रिजेस हैं, ये रिजेस हैं, और टर्फ है, ये टर्फ है। जब क्रेस्ट और क्रेस्ट पास पास होते हैं, मतलब आस पास होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो लाइट बाद में, जो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो लाइट है उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और ऐसे केस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन क्या होता है कि जब
यहाँ पे जो क्रस्ट है और जो टर्फ है, जो क्रस्ट और टर्फ है, मतलब क्रस्ट ऐसे है, लेट्स से ये मान लो ये क्रस्ट है, ऐसे ये क्रस्ट है और ये टर्फ है। दूसरा एक वेव है जिसमें ये लेट्स से ये क्रस्ट है और ये टर्फ है। मतलब हम कह सकते हैं जो क्रस्ट है और टर्फ है, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, जब क्रस्ट और टर्फ एक साथ मिलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे फिर से हम समझाते हैं आपको इसके बारे में, ठीक है, समझो। लेट्स से यहाँ पे एक लाइट है, लाइट का वेव है, ऐसे जा रही है, ये क्रस्ट है और ये टर्फ है। और यहाँ पे दूसरी एक लाइट वेव जा रही है यहाँ पे, जिसके क्रस्ट टर्फ इस तरह है। अब ये दोनों आगे जाके जब सुपर इम्पोज होगी, ये दोनों जब आगे जाके सुपर इम्पोज होंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इससे यहाँ पे जाके ये दोनों सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। और सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होता है कि ये बहुत, मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा, बड़ा बनेगा। और एम्पलीट्यूड जब बड़ा बनेगा तो इसको, इस केस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज होता है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस आप देखिए, दूसरा केस क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये है क्रस्ट और ये है टर्फ, और यहाँ पे लेट्स से ये टर्फ है और ये इस स्लाइड का क्रस्ट है, क्रस्ट है, ठीक है। जब इस केस में इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो क्रस्ट है, ये टर्फ है और ये जो क्रस्ट है, ये दोनों जब आपस में सुपर इम्पोज होंगे तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है लाइट का, बाद में सुपर इम्पोजिशन के बाद जो एम्पलीट्यूड है लाइट का, वो कैसा होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एम्पलीट्यूड इसका स्मॉल होगा। और ऐसे केस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो डार्क फ्रिंज होता है। कैसा, डार्क फ्रिंज होता है, ठीक है। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल और थ्रू नैरो स्लिट्स। जब लाइट एक ऑब्स्टेकल से होके टकराती है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कॉर्नर से लाइट टकराती है, किसी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल कॉर्नर से जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, कॉर्नर पे टकराती है, तो क्या होता है कि उसके पाथ में वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वो उसका पाथ चेंज हो जाता है। देखो पाथ चेंज की बात हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार हम रिफ्रैक्शन में किए हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब 2 अलग अलग मीडियम होते हैं तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि लाइट एक किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से जब स्ट्राइक करती है तो उसके पाथ में चेंजेस आते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पैटर्न सीन व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए फाइन वायर आर हेयर। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत लंबी क्लास होने वाली है, ये कई पार्ट में हम इस वीडियो को लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।